नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। जिले के कप्तान की पैदल गश्त के बाद भी चाकू के वार का नहीं रुक रहा है सिलसिला। सरकंडा में चाकूबाजी का शिकार हुआ युवक। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच रेलवे के मान्यता वाले संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू। संगठन चुनाव में बड़ी संख्या में किस्मत आजमाएंगे प्रत्याशी। लापरवाह हाईवा चालक ने सड़क में बैठे गौवंशों को रौंदा। मौके पर हुई 4 गायों की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवा चालक की कर दी पिटाई। और आदतन अपराधी ने थाने में मचाया बवाल। जिले के कप्तान तक पहुंचा मामला। थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मी हुए लाइन अटैच। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर में सनातनी हिंदू संगठन के लोगों पर FIR दर्ज करने के मामले को लेकर आज कई संगठन के लोग एक साथ मिलकर नेहरू चौक में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि नवरात्रि के समय जज्बा समिति द्वारा गरबा का आयोजन रखा गया था, जिसमें गायक मोहम्मद दानिश गायक पहुंचे थे, जिसका हिंदू संगठन के लोगों ने अपना विरोध जताया था। सर्व हिंदू समाज के राम सिंह ने बताया कि गायक मोहम्मद दानिश ने अपने बयान में बीफ खाने की बात कही थी, इसी वजह से उनका विरोध किया गया था, जिसकी वजह से पुलिस विभाग द्वारा हिंदू नेताओं पर FIR दर्ज की गई है, जिसका विरोध जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। कुछ दिन पूर्व यहाँ जलसा नामक गरबे का आयोजन किया था, जिसका हम सनातनियों ने विरोध किया था, क्योंकि जलसा में एक मोहम्मद दानिश नाम का एक गायक आ रहा था, जिसका जो केरल में ये बोला था कि बीफ खाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे मलिक सिंगर का पूरे सनातनी मिलकर के विरोध कर रहे थे और हम लोगों ने वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया था। और कुछ एक वीडियो को ये लोग आधार बना करके बता रहे, जो वीडियो तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया है वो वीडियो अधूरा है। तोड़ मरोड़ करके हमारे लोगों को फंसाने के लिए षड्यंत्र पूर्वक हमारे ऊपर जो कार्रवाई किया गया था, असंवैधानिक कार्रवाई किया गया था, हम हिंदुओं को दबाने के लिए, हम हिंदुओं की आवाज़ को दबाने के लिए, उसके विरोध में आज हम सब सनातनी आए थे और हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुई थी उसके लिए SDM साहब के सामने पेश हुए। लोग उपस्थित हुए थे, उसमें कुछ लोगों पे 107 और 16 की धारा लगी है, क्योंकि हम सनातन धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते, सनातन के विरोध में हम खड़े नहीं हो सकते। और वहाँ पे सनातन धर्म के खिलाफ जो नारेबाजी चल रही थी और एक गैर हिंदू समाज के लोग किसी भी तरीके से हिंदू कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते, इसके विरोध में हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही सरल और सहज तरीके से क्या हुआ जहाँ लेकिन पर उसका दुष्परिणाम क्या शोषण सीधा हमारे ऊपर विरोध हुआ। अभी आप लोग यहाँ पे आए थे तो आप लोग किनसे मिले और क्या शोषण दिया गया है? मजिस्ट्रेट कोर्ट के जो सर है उनसे मिला और उन्होंने बोला कि इसको हम पूरी तरीके से खारिज करेंगे, क्योंकि सनातन की सेवा करने वाले कुछ विधर्मी तो हो नहीं सकते। तो इस पर गलत तरीके से षड्यंत्र पूर्वक जो कार्यवाही थी उस पर उसको खारिज हुआ और ये सनातन की जीत है। और हमारे साथ 500 से ज़्यादा अलग अलग संगठन के लोग थे। ये हिंदू एकता की जीत है और कहते हैं ना, सत्य पराजित हो सकता है, परेशान हो सकता है। बिलासपुर जिले में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। एक बार फिर से बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना घटित हुई है, जहां बंधवापारा के रहने वाले युवक लोकेश दुबे के साथ जबड़ापारा के रहने वाले नीरज और उसके अन्य साथियों ने मारपीट की। आपको बता दें कि इसी के दौरान आरोपी नीरज ने लोकेश पर चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में घायल युवक अपने घर पहुंचा, जहां उसके परिजनों ने घायल लोकेश को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपियों के खिलाफ सरकंडा थाने में मामला दर्ज कराया, जहां शिकायत के दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। मैं कल अशोक नगर से पानी टंकी के पास से मैं अपना घर जा रहा था, तो मेरे को रुकवा कर गाड़ी से कॉलर पकड़ के खींच के निकाल के मेरे को मारा गया है। मेटलू धीरज और उसके एक दिन और आया था गाड़ी के साथ, तो मेरे को चाकू वाकू दिखा के पहले मुक्का से इसमें मारे हैं, फिर मेरे को लेके जबड़ापारा में सुलभ है वहाँ पर लेके मेरे को मारे, फिर नाला करने लेके जाके मारे। उन लोग 15-20 लोग थे। कई बजे घटना है? 11 साढ़े 10 बजे मेरे को ले गया और 11-12 बजे 12:30 बजे मेरे को वहाँ भाग के आया हूँ। मंगलवार की
शाम बिलासपुर से कोरबा की ओर जा रही मालगाड़ी के खाली वैकेंसी के आखिरी 2 बोगी बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के करीब अचानक पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के वैगन के पटरी से उतरने से तत्काल रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों वैगन को पटरी पर चढ़ाने की कवायद शुरू की। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वैगन को वापस पटरी पर लाया गया और क्षतिग्रस्त हुए ट्रैक को मरम्मत करा यहां आवागमन को प्रारंभ कराया गया। हालांकि ये घटना बिलासपुर यार्ड के पास हुई थी, लिहाजा इसे आवागमन पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली समस्याओं को डाइवर्ट कर प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 2 से निकाला गया, क्योंकि मालगाड़ी खाली थी। लिहाजा रेलवे के अधिकारी अब ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशनों में ट्रैक की व्यवस्था सुचारू रहे। इधर दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक की मौत हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि जूना बिलासपुर निवासी युवेश अंजेश राव गांवली अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए कलमीटार डैम गया हुआ था। इसी दौरान सभी ने नहाने के लिए डैम में छलांग लगा दी। आपको बता दें कि युवक अंजेश राव ने भी छलांग लगाई, लेकिन वह पानी से बाहर ही नहीं आ पाया। वहां मौजूद अन्य सभी साथियों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला और इसके बाद इसकी सूचना आसपास के लोगों, परिजनों और पुलिस वालों को दी गई। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर लगातार 2 दिनों की तलाश के बाद युवक की लाश मिली है। रतनपुर थाना क्षेत्र के चचई डैम में कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे बिलासपुर से। उसमें उस दौरान जो है एक 22 वर्षीय युवक जो है वहाँ पे डैम में कूदा था, जो कि दुर्घटनावश वहाँ से निकल नहीं पा रहा, डूब करके उसकी मृत्यु हो गई थी। उस दिन डेड बॉडी नहीं रिकवर हो पाई थी। दूसरे दिन एसडीआरएफ की टीम जो है और पुलिस की टीम के द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया, जिसमें डेड बॉडी जो है वो रिकवर हो गई है और आगे उसमें वर्क कायम करके कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इधर इन दिनों छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी चारों ओर नजर आ रही है। आने वाले दिनों में जहां नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव संपन्न होने हैं, तो वहीं रेलवे के मान्यता प्राप्त संगठन के लिए भी दिसंबर में चुनाव होना है। इसे लेकर सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं रेलवे के मान्यता प्राप्त संगठन के लिए 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में संगठन का चुनाव लड़ने के इच्छुक संगठन जोनल मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सोमवार से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया का याद और मंगलवार को भी यही जारी रहा और बड़ी संख्या में संगठन चुनाव में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे, क्योंकि रेलवे के संगठन का ये चुनाव लगभग 10 साल के बाद हो रहा है। ऐसे में इस बार संगठन का ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। उम्मीद की जा रही कि इस बार के संगठन चुनाव में लगभग 5 से 6 संगठन इस चुनाव में किस्मत आजमाएंगे और सभी संगठन का एक ही मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना। जी हाँ, आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो यहाँ पहले श्रमिक संगठन, उसके बाद मजदूर कांग्रेस का दबदबा रहा। पहला जो मुद्दा है ओपीएस की मुद्दा है, जो सबसे मेन मुद्दा है ओपीएस का, और विशेष करके जो ओपीएस होना चाहिए वो हुआ नहीं है। आज 20 साल हो गया है, तो इस मुद्दे पर जो है हम लोग इस बार मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा और क्या, क्योंकि तो हर और भी है निजीकरण है, उसके बाद डीए फ्रीज का जो मुद्दा है, जो 1.5 साल का कर्मचारियों का डीए फ्रीज हुआ है, उसके बाद अभी जो बोनस दिया गया है वो भी एक मुद्दा है, जो 6 पे कमीशन के आधार पर दिया गया है, और कर्मचारियों की कमी हो रही है। बहुत सारी मुद्दा है, कर्मचारियों का बहुत सारी दिक्कत है जो पुरानी यूनियन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और सभी यूनियन में जो है सदियों से रिटायर होकर के पड़े हुए हैं, सभी यूनियन में ऐसे हैं। और हमारा जो यूनियन है मेन रूप से ये हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। जो महत्वपूर्ण बात है कि स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन यह पहली बार नामांकन भरने जा रही है। इसके पहले 2007 में और 2013 में इलेक्शन हुआ था, और हमारी जो यूनियन है 2004 में रजिस्टर्ड हुई
तो 2014 में, 2014 के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ, एक्चुअली होना चाहिए था 2019 में, लेकिन कोरोना के कारण लेट हो गया। देर आए दुरुस्त है, लेकिन अभी चुनाव 2024 में हो रहा है। ये हम पहली बार यहाँ सभी साथी जो आज उपस्थित हुए हैं, पहली बार स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। हम मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पहला मुद्दा इसमें हम लोगों का आता है एनपीएस और यूपीएस, और इसके बाद बहुत सारे मुद्दे हैं, रनिंग स्टाफ के मुद्दे हैं, बहुत सारे हमारे गैंगमैनों के मुद्दे हैं, सारे रेल कर्मचारियों के बहुत मुद्दे हैं। हम लोगों को चुनाव में उतरना पड़ा, क्योंकि जो विगत जो संगठन रहे हैं, जिन्होंने एनपीएस और यूपीएस में स्वयं साइन करे हैं और सिग्नेचर करने के बाद आज आडंबर करते हैं, बताते हैं कि हम लोग इसके विरोधी हैं। और हमारा संगठन रेल मजदूर यूनियन लगातार एनपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ओपीएस की लड़ाई लड़ रहा है, एनपीएस को खत्म करने की मांग कर रहा है। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार द्वारा पूरे देश में जनजाति समाज के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय जेपी वर्मा स्नातकोत्तर कला और वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि मानव सभ्यता के विकास से ही जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए जनजाति समाज हमेशा से ही आगे रहा है। उन्होंने प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के वीर योद्धा वीर नारायण सिंह के योगदान पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही विभिन्न प्रांतों से देश की आजादी की लड़ाई में आदिवासी वीर वीरांगनाओं के योगदान पर अपनी व्यक्तित्व प्रस्तुत की। कार्यक्रम में बताया गया कि आदिवासी का गौरवपूर्ण इतिहास न केवल आदिवासियों को जागृत करता है और इन सभी को इन गौरव गाथा से परिचित भी कराता है, वहीं आदिवासी के पास आज भी अनेक पांडुलिपियां हैं, जिससे वनों से संबंधित ज्ञान का भंडार भी है। दुर्गावती जी के 354वीं के जन्म जयंती के अवसर पर पूरा शताब्दी वर्ष मना रहा है पूरा भारतवर्ष। ऐसी स्थिति में हमारे भारतवर्ष में जितने भी जनजाति समुदाय के जो लोग हैं, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका महत्वपूर्ण रूप से योगदान रहा, और ये योगदान 1857 से लेकर के 1947 तक के जो बीच के हैं, उन्हीं का सामान्यतः इतिहास में जिक्र मिलता है। लेकिन उसके पहले पूरे हम भारतवर्ष को उठा करके देखते हैं तो जनजाति समूह के लोग, समाज के लोग जो है उसके पूर्व में महत्वपूर्ण रूप से काम किया है। तो उन सारे के वीर गाथाओं को हमको अपने आप को, उनके त्याग को, बलिदान को आत्मसात करना जरूरी है और उनमें एक स्वाभिमान जागृत करना है कि क्यों ये वनवासी लोग या आदिम जाति के समाज के लोग जो है केवल जंगलों में रहने वाले नहीं हैं, बल्कि ये मुख्य धारा में पहले भी रहे और जुड़ करके बेहतर ढंग से राष्ट्र के नव निर्माण करने के लिए काम किए हैं। तो उसमें आत्म स्वाभिमान जागृत करने के भी एक प्रेरणा देने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है शासन के दिशा निर्देश के आधार पर। नगर निगम सीमा क्षेत्र से जुड़े ग्राम पंचायत में किस तरह से सरकारी जमीन का बंदरबाट किया जा रहा है, इसका उदाहरण लगातार आ रही शिकायत से तो समझा जा सकता है। खास तौर पर जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में ये पूरा खेल क्षेत्र चल रहा है, जिसकी शिकायत अब कलेक्टर तक सीधी पहुंच रही है। कलेक्टर के जनदर्शन में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। दरअसल वार्ड क्रमांक 43 बंसीलाल धृत लहरे नगर में अरपा नदी के किनारे बूटीपारा एनिकेट से लगा हुआ सरकारी जमीन पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और लोगों के द्वारा बेजा कब्जा कर मकान और दुकान बनाया जा रहा है। यही नहीं, सरकारी जमीन अरपा नदी के किनारे एनिकेट के किनारे बरसात के दिनों में यहाँ डुबाल क्षेत्र हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ मकान और दुकान बनाकर बेचना गलत है। लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में सरकारी जमीन में निर्माण किया जा रहा है वह उचित नहीं है। जनदर्शन में पहुंचे शिकायत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस पर जांच कराएगी और अगर सरकारी जमीन पर किसी तरह का कब्जा कर उसे मकान या दुकान का निर्माण किया जा रहा है तो इस पर कार्यवाही करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात तो ये है कि सरकारी जमीन पर इस तरह से निर्माण होने के बाद भी क्यों नहीं सरकारी अमले को इस बात की भनक लग रही है। जहाँ पे भी शासकीय जमीन पे
आ रही हैं कि वहाँ पे अतिक्रमण किया गया है, किसी प्रकार को शासन को हानि पहुंचाई गई है, उसमें लगातार निगम, रेवेन्यू और पुलिस की ज्वाइंट टीम बना के लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन कार्रवाई के कारण जो पहले के भी केसेस थे वो भी निकल के सामने आ रहे हैं कि और भी तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो उसमें लगातार कार्रवाई चल भी रही है। अभी इसी प्रकार जो है खमतरई में एक जहाँ पे 11 एकड़ प्लॉट था, शासकीय ज़मीन थी, वहाँ पे 96 लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया गया था, तो उसमें भी FIR भी कराया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा, और निगम और राजस्व के द्वारा मिलकर वहाँ पे सर्वे भी किया जा रहा है कि कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया। ये भी सामने आ रहा है कि ज़्यादातर लोग बाहर के निवासी हैं जो यहाँ पे खाने पीने के लिए आए थे और उनको जो है किसी ने ज़मीन दिया भी था। इस प्रकार के अन्य मामले भी आ रहे हैं जो लगातार निगम, प्रशासन, पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर, ये जो अवैध कब्जे हो रहे हैं इसमें शायद जनप्रतिनिधियों का भी हाथ है, ऐसी बातें सामने आ रही है, तो कहीं बाद में जब जाँच होती है इनके हाथ में जाए तो कहीं बैकफुट पर तो नहीं आ जाएगी जिला प्रशासन या नगर? नहीं, जिसका यदि नाम इसमें सामने आएगा उस पर कार्रवाई रहेगी। 27 फरवरी 2024 को नगर निगम की आखिरी सामान्य सभा हुई थी, जिसके बाद अब लगभग 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नगर निगम की सामान्य सभा आयोजित नहीं हो सकी है। जी हां, इसके बाद अब पार्षद से लेकर नगर निगम के सभापति तक सामान्य सभा आयोजित करने को लेकर लगातार पत्र प्रेषित कर रहे हैं। नगर निगम सभापति शेख नजरुद्दीन ने नगर निगम आयुक्त अमित कुमार को पत्र लिखकर सामान्य सभा आयोजित करने को कहा है, लेकिन लगातार पत्र लिखने के बाद भी नगर निगम आयुक्त इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रहे हैं। नगर निगम सभापति का मानना है कि सामान्य सभा में पार्षद अपनी समस्याओं को रखते हैं, तो वहीं जनहित के मुद्दों को यहां स्वीकृत कर शासन को भेजा जाता है, लेकिन लंबे समय से सामान्य सभा नहीं होने से ये प्रस्ताव लंबित है, जिसके इनके संचालन में समस्या आ रही है। लिहाजा जल्द से जल्द सामान्य सभा आयोजित किया जाना चाहिए। वहीं अगर सामान्य सभा आयोजित करने में कोई समस्या है तो विशेष सम्मेलन बुलाकर इस प्रस्ताव को हरी झंडी देना चाहिए। इसके अलावा विपक्ष के पार्षद भी मानते हैं कि सामान्य सभा आयोजित होनी चाहिए। देखिए, नगर निगम में लगभग अब 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, 2-3 माह ही शेष हैं। इससे पहले 4 वर्षों में केवल 6 बार सामान्य सभा की बैठकें हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ऐसा परिषद होगा जिसमें नगर निगम में सामान्य सभा की बैठकें इतनी कम है। हर 2 माह में एक सामान्य सभा की बैठक होनी चाहिए। विशेष सम्मेलन तो महीनों में भी बुलाया जा सकता है, मगर इसको मैं महापौर और सभापति की नाकामी ही कहूँगा, क्योंकि जनहित के मुद्दे सभी पार्षद अपने वार्डों की समस्याएं सामान्य सभा के माध्यम से रखते हैं, मगर उनकी बात को अनसुना करके आज वो ये बता रहे कि भाजपा सरकार आने के कारण हमारा सामान्य सभा नहीं हो पा रहा है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो है सामान्य सभा जो है हर 2 महीने में होना चाहिए, ताकि उस फोरम में सबसे बड़ा पंचायत है, तीसरा पंचायत है सामान्य सभा का, उसमें जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखता है, अपने वार्डों की बात को रखता है, शहर की बात को रखता है, शहर की समस्याओं के बारे में चर्चा होती है, नई योजना के बारे में चर्चा होती है, वहाँ प्रस्ताव स्वीकृत होता है, राज्य शासन जाता है, वहाँ से स्वीकृत होकर आता है, विकास कार्य होता है, आम जनता को उसका लाभ मिलता है। लेकिन 27 फरवरी के बाद आज तक के सामान्य सभा की बैठक नहीं हुई। इतने सारे प्रस्ताव पड़े हुए हैं। अभी जो जाति सुधार का जो प्रकरण है, हज़ारों की तादाद में पड़े हुए हैं। आपको सामाजिक सुरक्षा है, विधवा पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, परिवार सहायता पति के मरने के उपरांत या परिवार के मुखिया के मरने के उपरांत उसको 20,000 रुपये मिलता है, उसके 50 प्रकरण पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण पड़े हुए हैं जो लंबित हैं और जिसका लाभ नहीं मिल रहा है, जिसका लाभ अब 21 दिन के बाद मिल जाना चाहिए हितग्राहियों को। तो ये सामान्य सभा नहीं कराने की वजह से इसका लाभ भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मैंने 3 पत्र लिखा है, 4 बार महापौर उनसे मुलाकात की एक साहब से, उन्होंने कहा कराएंगे। अब देखिए, अब कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है और सामान्य सभा बैठक नहीं हो रही है। कहाँ पे जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखेगा, कौन उसकी सुनेगा? ऐसे में आम जनता को जो मिलने वाली सुविधा है उससे वंचित है। आपको क्या लग रहा है, आयुक्त मनमानी कर रहे हैं या कराना नहीं चाहते? विपक्ष इसमें साथ दे रहा है। विपक्ष खुद नहीं चाहता कि सामान्य सभा हो। क्या मुख लेके विपक्ष जाएगा सामान्य वार्ड के चुनाव में? विपक्ष, जबकि जो विपक्ष की भूमिका है हम उसको निभाना पड़ रहा है, हम लोग को निभाना पड़ रहा है। सामान्य सभा बुलाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। विपक्ष के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है और विपक्ष नहीं चाहता कि सामान्य सभा हो, जबकि विपक्ष का ये नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि 30 सामान्य सभा होनी चाहिए, लेकिन कोटा भी पूरा नहीं। मैंने बताया ना कि 2 महीने सामान्य सभा होना चाहिए। मात्र अभी तक 6 सामान्य सभा हुआ है, उसमें 6 में तो 4-5 बजट के हुए हैं। बजट में जाता है, सिर्फ बजट की ही चर्चा होती है।
शहर की चर्चा, विकास की चर्चा कहाँ होती है? ये भी जो 27 फरवरी की जो सामान्य सभा नहीं तो विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकता है। सब, हाँ, मैंने एक सबसे मिल के कहा अगर सर अभी अगर आचार संहिता लगने वाला है, 7 दिन की नोटिस में सामान्य सभा होता है, अगर उतना वक्त नहीं है तो 3 दिन की नोटिस में आप विशेष सम्मेलन बुला लीजिए ताकि उसमें एक सामान्य सभा की बैठक की जा सके। इसमें लास्ट सामान्य सभा फरवरी में हुई थी और MIC के भी हुए जो है हमें 2.5-3 महीना हो गया है। MIC इस फ्राइडे को इस वीकेंड ही रखा गया है। उसके बाद जो है सामान्य सभा पर भी विचार किया जाएगा। आचार संहिता लगने के पहले सर हो जाएगा, विचार किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा सभापति जी के साथ भी, महापौर जी के साथ भी और बाकी टीम के साथ भी, जो यदि जरूरत पड़ेगा तो कराया जाएगा। सर ये जो फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इधर जिले में सड़क हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से बिलासपुर जिले में गौ वंशों के झुंड को हाईवा चालक ने बेरहमी से रौंद दिया। इस घटना में 4 गौ वंश की मौत हो गई है। पूरा मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के बेलसरी के पास की है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवा चालक की जमकर पिटाई की है। इस घटना में लगभग आधा दर्जन गौ वंश घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक आदतन अपराधी ने थाने में घुसकर आतंक मचाया और पुलिस को गाली गलौज करने लगा। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। अपराधी विकास रावत की किसी शख्स ने ब्लेड से वार कर दिया था, जिसकी शिकायत लेकर वह थाने पहुंचा हुआ था। लेकिन आदतन अपराधी विकास रावत, जो गुंडा बदमाशों की सूची में आता है, रतनपुर थाने में घुसकर वहां के पुलिस कर्मियों के सामने खुलेआम गाली गलौज करता रहा और वीडियो में टीआई को भी किसी ने फोन कराने की तक बात कह डाली है। इस घटना के दौरान पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे और वीडियो के वायरल होने के बाद बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्यवाही की। एसपी ने रतनपुर थाना प्रभारी रजनीश सिंह सहित 5 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। इसमें थाना प्रभारी के अलावा प्रधान आरक्षक नंद कुमार यादव और आरक्षक अजय भारद्वाज, घनश्याम राठौर, दुर्गेश प्रजापति और राकेश आनंद भी शामिल है। शादीशुदा महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया और उसकी मौत हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि तिलक नगर के रहने वाले बाबू कौशिक की पुत्री रश्मि का विवाह 15 साल पहले पहाड़ के रहने वाले पप्पू कौशिक के साथ हुआ था। महिला ने कल रात्रि 11 से 12 के मध्य में खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद महिला को आनन फानन में सिम्स अस्पताल लाया गया। सिम्स अस्पताल में पीड़िता के परिजन उसे श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित बने अस्पताल BRTC में भर्ती कराया, जहां उसने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। महिला के मायके पक्ष वालों ने ससुराल पक्ष वालों पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मृतक महिला की बहन ने कहा कि मृतक रश्मि का पति उसके साथ मारपीट किया करता है और उसका पति उसे नशा करवाया भी करता था। पहाड़ में हुई है शादी उसकी और उसका पति का नाम है पप्पू कौशिक। उसके 3 भाई हैं और बहनें भी हैं और उसकी सास और पति मिलके इतना उसको प्रताड़ित करते थे। 15 साल हो गया उसकी शादी हुए और उससे छोटा बच्चा भी है, उसके साथ उसको नहीं रखते थे। उसका बच्चा उधर दूसरी जगह रहता था बड़े पापा लोग के पास, और उसकी सास और मौसी सास जितनी थी उन लोगों को बहुत प्रताड़ित किया उन्होंने। उसके मामा ससुर हरदी वाले और कोड़ी वाले सब उसको तमाशा करते थे, उसके साथ उसको बहुत तंग करते थे। हमारे यहाँ घर आने नहीं देते थे, कोई कार्यक्रम कोई फंक्शन में नहीं आने देते थे। और मेरी बहन को इतना तंग करे हैं वो अपने आप में इसीलिए आग लगाई है। और जिस दिन उस करवा चौथ के दिन पड़ोसी बताए हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पड़ोसियों से जाके जांच पड़ताल करवाइए, वहाँ सब बताएंगे गांव में। बहन की शादी हुई थी, वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, उसका नाम रश्मि कौशिक है। उसकी 2 जेठानियाँ भी थी, लेकिन उसके घर में उसकी जेठानियों की इज्जत थी, लेकिन मेरी बहन की इज्जत नहीं थी। उसको बंधुआ मजदूरी का काम कराया जाता था। उसका पति पीता था, गांजा फूकता था और आकर उसे मारता था और उसे पिलाता भी था ज़बरदस्ती। उसकी इच्छा नहीं होती थी। वो 15 सालों से बहुत प्रताड़ित होती आई है। उसकी लिमिट सक्सीड हो गई। उसने
उसने सुसाइड कर ली, उसने अपने आप को आग लगा ली। उसको मानसिक प्रताड़ित किया गया है। मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।